हे गाइस हे गाइस हे गाइस कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस हफ्ते बहुत सारे कांड हो गए, मतलब फुर्सत ही नहीं मिली। वांडाविजन ने स्पीड पकड़ ली, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने दुनिया हिला दी और अटैक ऑन टाइटन ने तो खून की नदियां ही बहा दी। उसमें कौन सी नई बात है, पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और सवाल वर्ष के 19वें एपिसोड में हम लोग आर्मर टाइटन के अपीयरेंस, कॉन्ग के पेरेंट्स, मेगा गॉडजिला के एग्जिस्टेंस और विजन के कंफ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी का खून पिए चलिए शुरू करते हैं। अरे इसको नहीं, इसको नहीं, अरे इसको मत पकड़ो, इसका कम लाल है। ओके, तो आज का सबसे पहला सवाल है कि क्या वांडाविजन में विजन अभी भी जिंदा है। तो वांडाविजन के 3.5 एपिसोड्स देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि विजन शायद वापस आ चुका है एमसीयू में, लेकिन चौथे एपिसोड के आखिरी 10 मिनट ने ऐसा झटका दिया, फ्राइडे की रात बहुत डरावने सपने आए। तो एपिसोड 4 में हमें पता चला कि जिस रोबोटिक मशीन को हम देख रहे थे वो एक्चुअली में एक चलती फिरती लाश है। मतलब थैनोस ने जैसे उसके खोपड़े को फोड़ के उसमें से माइंड स्टोन निकाला था, वो अभी भी वैसा ही है। और पूरे 5 सेकंड तक इस डरावने सपने की एक झलक भी देखी हमने, लेकिन इस सीन से हमारा कंफ्यूजन क्लियर होने की बजाय और बढ़ गया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है अब कि विजन जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद से उसका डिसअपियरेंस और उसका मरना समझ में आता है, लेकिन वांडा विजन में दोबारा अपीयर होना ये समझ में नहीं आता। अगर ऐसा मान भी ले कि वो मरा हुआ है और सिर्फ वांडा की पावर्स की वजह से वो वहां पे घूम रहा है, तो भी विजन का अपनी पावर्स को यूज करना मेक सेंस नहीं करता। वो अभी भी अपनी उन्हीं पावर्स को यूज कर सकता है जो वो पहले कर सकता था। इनफैक्ट अब तो उसके पास सुपर स्पीड भी आ चुकी है जो पहले नहीं थी। तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि विजन जिंदा नहीं है। ये सुंदर दिखने वाला विजन अभी भी एक चलती फिरती लाश है जिसे वांडा ने बस तैयार कर दिया है। कैसे? प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? पूरे 4 करोड़ रुपए देके वांडा ने काम कराया था। तो अगर हम सीरियसली देखें तो विजन वैसे तो पूरी तरह से एमसीयू वाला पुराना ही विजन है, बस इसकी एक ही चीज है जो इसे इन्फिनिटी वॉर के पहले वाले विजन से थोड़ा सा अलग बनाती है, और वो है सुपर स्पीड। तो हमें पता है कि विजन के पास पहले सुपर स्पीड नहीं थी, लेकिन सिर्फ वांडा विजन के कुछ एपिसोड्स में हमने उसे बहुत फास्ट काम करते हुए देखा है, उसके बाद बहुत तेज दौड़ते हुए देखा है। तो पहले तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन इस हॉरर विजन को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि इन सब चीजों के पीछे एक्चुअल में वांडा ही है। अगर ये पूरी रियलिटी वांडा ने क्रिएट करी है तो ऑब्वियसली विजन को भी उसी ने जिंदा किया होगा, और ये सारी की सारी चीजों के पीछे माइंड स्टोन वाली पावर्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वांडा को अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से माइंड स्टोन से लिंक्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि वांडा ने जो उसे माइंड स्टोन से पावर्स मिली थी उन्हीं का एक फ्रैक्शन विजन को दिया हो। एंड सिंस माइंड स्टोन ने क्विकसिल्वर को भी अपनी पावर्स दी थी, तो इसीलिए विजन के पास भी सुपर स्पीड है, क्योंकि ये पावर्स एक्चुअल माइंड स्टोन की नहीं है, बल्कि वो है जो वांडा को माइंड स्टोन से मिली थी। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा सा सिंपल करके बता देता हूँ। विजन मरा, क्विकसिल्वर मरा, माइंड स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन बची है सिर्फ वांडा, और उसने अपनी इन्हीं माइंड स्टोन की पावर्स का इस्तेमाल करके विजन को जिंदा किया और उसे वही माइंड स्टोन वाली पावर्स दी। साथ में एक और पावर है सुपर स्पीड की, जिसे माइंड स्टोन ने एक्चुअली दिया था क्विकसिल्वर को। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वांडा ने थोड़े से कंफ्यूजन में पिएट्रो की पावर्स भी विजन को दे दी है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि वांडा ने विजन को जिंदा कर दिया तो उसने पिएट्रो को क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे 2 रीजन है। पहला तो ये कि विजन की डेड बॉडी उसे मिल गई होगी जो सड़ी नहीं होगी, क्योंकि विजन एक रोबोट है। लेकिन वही दूसरी तरफ पिएट्रो एक ह्यूमन है, तो उसकी बॉडी अभी तक सड़ चुकी होगी, डिकम्पोज हो चुकी होगी बहुत आराम से। बट देन अगेन अभी भी वांडा विजन के 5 एपिसोड्स बाकी हैं, तो हो सकता है कि पिएट्रो वापस आ जाए, हु नोस। तो हाँ, सवाल क्या था? ओ हाँ, विजन जिंदा है कि नहीं? नहीं, जिंदा नहीं है। और उसे अपनी पावर्स कैसे मिली? वांडा ने दी है, तभी उसके पास सुपर स्पीड आई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेका गॉडजिला का सीन क्या है? मतलब वो कौन है, कहां से आया है, और वो है भी या उसकी जगह मेका गिडोरा है? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस मूवी का मेन विलन मेका गॉडजिला ही होगा, मेका गिडोरा नहीं, क्योंकि इस ट्रेलर की स्टार्टिंग के कुछ सीन्स को देखने में ये चीज क्लियर हो जा रही है कि विलन एक्चुअली में कोई भी मेका गिडोरा या मेका गॉडजिला मतलब मेका है कोई। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सिर एक डायनासोर या फिर गॉडजिला जैसे ही है, एक सांप या ड्रैगन जैसा नहीं। तो ये मेका गिडोरा होने की पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर देता है। तो भले ही गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के पोस्ट क्रेडिट में हमने एपेक्स वालों को गिडोरा का सिर खरीदते हुए देखा हो, लेकिन आई थिंक कि इस मूवी में उसका यूज नहीं करेंगे, उसे बचा के रखेंगे आगे के लिए। फिर आई थिंक कि मेगा गॉडजिला को क्रिएट करने वाली इस मूवी में एपेक्स होगी, जो मोनार्क की एक राइवल कंपनी है, और पुरानी मूवीज और लिटरेचर की तरह ही इसे कंट्रोल भी एक लेडी करेगी। मेरे ख्याल से तो माया सिमंस, बट आप बताना कमेंट्स में आपको क्या लगता है। एंड लास्ट वीडियो के कमेंट्स में मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ह्यूमंस पे जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो मेगा गॉडजिला कर रहा है, गॉडजिला नहीं। तो आई थिंक कि इस बात के चांसेस भी बहुत कम है। अगर आप ध्यान से मेरा ब्रेकडाउन देखोगे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है
ट्रेलर में भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी अटैक्स गॉडजिला ने किए हैं वो एक्चुअली में एपेक्स की फैसिलिटीज और उनके आसपास हो रहे हैं। तो एपेक्स वाले मेका गॉडजिला को क्रिएट करके खुद अपनी ही फैसिलिटीज कैसे उड़वा सकते हैं फ्रेंड। ऐसी महंगी मस्ती तो कोई भी नहीं करेगा, चाहे कितना भी रोबोटिक माल क्यों ना फूक रहे हो। अब जो लोग सोच रहे हैं कि मेका गॉडजिला हो सकता है कि एपेक्स वालों के कंट्रोल से बाहर निकल गया होगा, तो ऐसा होगा, सेल्फ अवेयर होगा मेका गॉडजिला, लेकिन मूवी की स्टार्टिंग से नहीं, मूवी के एंड में जाके। तभी तो कॉन्ग और गॉडजिला मिलके उसे रोकेंगे। फिर सवाल ये है कि गॉडजिला क्यों ह्यूमंस को मार रहा है और एपेक्स की फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आई गेस कि आप लोगों को अभी तक तो ये समझ में आई गया होगा, गॉडजिला ह्यूमंस को नहीं मारने की कोशिश कर रहा, वो एपेक्स की फैसिलिटीज को इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहा है क्योंकि प्रोबेबली उसे पता चल चुका है कि एपेक्स वाले क्या कांड कर रहे हैं। उसके अटैक करने पे जो भी ह्यूमन कैजुअलिटीज हो रही हैं वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस है और कुछ भी नहीं। अब वैसे तो मैं पूरा वीडियो शूट कर चुका था, लेकिन पीजे का वीडियो देखने के बाद मुझे भी लगा है कि उसकी किंग गिडोरा के माइंड वाली थ्योरी काफी अच्छी है। हो सकता है कि मूवी में किंग गिडोरा का ब्रेन निकाल के उसे मेका गॉडजिला में लगाया जाए और वो इसी तरह से हरामी बने। पीजे ने काफी अच्छा वीडियो बनाया और मुझे लगता है कि इस चीज के होने के बहुत हाई चांसेस हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल यह है कि आखिरकार कॉन्ग स्कल आइलैंड में कॉन्ग के पेरेंट्स के पीछे क्या मिस्ट्री थी। तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने कुछ ही दिनों पहले कॉन्ग का एक ओरिजिन वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी। उस ओरिजिन वीडियो में मैंने ये थ्योरी बताई थी कि कॉन्ग को एक्चुअली में क्रिएट मोनार्क वालों ने किया है और उसके बाद उन्होंने उसे आइलैंड पे ड्रॉप किया था, जबकि ऐसा सच में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसके बारे में मुझे कॉन्ग स्कल आइलैंड की प्रीलूड कॉमिक पढ़ के पता चला कि कॉन्ग एक्चुअली में स्कल आइलैंड पे ही पैदा हुआ था। उसके मॉम डैड इनफैक्ट बहुत सारे एप्स स्कल आइलैंड पे स्कल क्रॉलर से लड़ते हुए मारे गए थे और इसीलिए वो इन अंधी छिपकलियों से बहुत नफरत करता है। लेकिन आई स्टिल थिंक इसमें मोनार्क वालों का कोई बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट है। आई मीन मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, ये सिर्फ एक थ्योरी है और मेरा स्पेकुलेशन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे कॉन्ग ओरिजिन वाले वीडियो में मैंने कुछ चीज गलत बताई थी, तो मुझे लगता था कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे सही करूँ और आप लोगों को सही चीज बताऊं, क्योंकि एग्जाम में फेल होना बहुत ही गलत बात है दोस्तों। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आता है अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 7 से। तो पूरा हफ्ता कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में निकल गया और मंडे को इतना एपिक एपिसोड अटैक ऑन टाइटन का आया, लेकिन उसके बारे में मैंने कोई बात ही नहीं करी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पिछले 2 एपिसोड में अटैक ऑन टाइटन ने इतना लंबा चौड़ा कांड कर दिया कि क्या बताऊं। पहले एरिन ने राइनर को खोपचे में बुलाया, फिर ट्रांसफॉर्म होके 1000-2000 लोग निपटा दिए और ढेर सारे वाव और टेंस मोमेंट्स के बाद इन भाई साहब ने फाइनली वॉरहैमर टाइटन का खून पी के अपनी प्यास बुझा ली, जिससे एरिन को उसकी पावर्स मिल गई और यही काम वो जॉ टाइटन के साथ भी करने ही वाला था कि तभी अचानक फैल्को और गैबी ने चिल्ला चिल्ला के राइनर को बुला लिया। एंड इसी वजह से अब कल के एपिसोड में हमें एरिन और राइनर के बीच में एक बहुत ही एपिक बैटल देखने को मिलेगी। लेकिन राइनर के अपीयरेंस के बारे में थोड़ा कुछ कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट राइनर की पूरी अपीयरेंस ही कंफ्यूजिंग है। सीजन 1 से लेकर अभी तक हमने जिस आर्मर टाइटन को देखा है उस वाले टाइटन में और लास्ट के एपिसोड में अपीयर होने वाले टाइटन में बहुत डिफरेंस है। ऐसा लग रहा है कि ये वो टाइटन है ही नहीं। तो इसे समझने के लिए बेसिकली हमें आर्मर टाइटन की पावर को समझना होगा। तो जितने भी मेन नॉ टाइटन्स हैं उनमें से हर किसी के पास कोई ना कोई स्पेशल पावर है। जैसे जॉ टाइटन का जबड़ा बहुत स्ट्रांग है, वॉर हैमर वेपन्स को कंजोर कर सकता है, बीस्ट टाइटन बेसबॉल खेल सकता है और गार्ड टाइटन ये कर सकती है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया तो इनमें से ज्यादातर टाइटन की पावर इनकी स्किन को हार्ड करने वाली प्रॉपर्टी के कारण है। जैसे जॉ टाइटन का जॉ भी इसी स्किन हार्ड करने वाली प्रॉपर्टी के कारण हुआ, फिर वॉर हैमर टाइटन भी इसी पावर का इस्तेमाल करके अपने वेपन्स बनाता था, तो आर्मर टाइटन का आर्मर भी इसी स्किन हार्डनिंग प्रॉपर्टी के कारण क्रिएट होता था। मतलब उसका आर्मर ही स्किन का वो सरफेस है जो हार्ड हो सकता था। बट हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सारी की सारी पावर्स एक्चुअली में होस्ट के माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल जब जॉ टाइटन येमिर के पास था तो उसकी अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट थी। तो मतलब जो भी होस्ट टाइटन की पावर को पोजेस करेगा उसकी अपीयरेंस उसी होस्ट के माइंडसेट पे डिपेंड करेगी। मतलब जैसा वो चाहेगा वैसा उसे बनाएगा। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें पावर के दायरे में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास आर्मर्ड की पावर है और आप चले कोलोसल बनाने, ऐसा नहीं हो सकता। आप आर्मर टाइटन के अपीयरेंस में उसके आर्मर पैटर्न में चेंज कर सकते हो और उस चीज के लिए भी आपको एक्टिवली सोचना पड़ेगा। अब आई थिंक कि राइनर की इस अपीयरेंस के पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। अगर सीजन 4 की स्टार्टिंग से ही आप राइनर पे ध्यान दोगे तो वो शुरू से ही अपने प्रॉपर कॉन्फिडेंट शेप में नहीं था। पहले वो मिडिल ईस्टर्न फोर्सेस से बहुत बुरी तरह से पिटा, फिर जब वो घर भी वापस आया तो पूरा टाइम ही पैराडाइज आइलैंड और वॉर के बारे में सोचता रहा। एंड एरिन को देखने के बाद तो उसने गिव अप ही कर दिया। वो लिटरली जमीन पे गिर के उससे मौत की भीख मांग रहा था। एंड अगर फैल्को वहां पे नहीं होता तो प्रोबेबली एरिन उसे मार भी चुका होता। बस फैल्को को बचाने के चक्कर में उसे पार्शियली ट्रांसफॉर्म होना पड़ा और इसी वजह से राइनर खुद भी बच गया, बेयरली। तो प्रोबेबली राइनर का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और जीवन की चाह को खोने के कारण उसका लुक ऐसा देवदास जैसा है।
लेकिन फ्रेंड्स चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा एरिन उसे भी मुक्ति दे ही देगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा होगा, तो उसे टच करके ग्रे बनाना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, दुनिया जमाने में जितनी भी चीजें होती है सब पे फॉलो कर सकते हैं। और जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सवाल वर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी डालनी है और मुझे टैग करना है। तो अगर कोई भी वैलिड क्वेश्चन होगा तो उसे मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जरूर लूंगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।